चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल? क्या बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? यस, ओके, वेरी गुड। अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक आध मिनट रुकते हैं अपन सबके लिए। जब तक कल बताओ, कल टेस्ट था आपका कैसा गया? कैसा गया टेस्ट सबका? हाउ वाज टेस्ट? कैसा आया था पेपर आपका? सही है? ईशान बोल रहा है बहुत सही, बढ़िया पेपर, अच्छा गया तो वेरी गुड। ओके, तो मतलब पेपर तो बढ़िया गया आपका, है ना? सर कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए थे। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा होना भी चाहिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे होना भी चाहिए। कुछ क्वेश्चन क्या, मुझे तो लगता है सारे क्वेश्चन अच्छे होना चाहिए, है ना? मतलब हर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो आपने कभी देखा नहीं हो। ठीक है, अभी तो चलो थोड़े आसान आसान पेपर है आपके, धीरे धीरे ऐसा पेपर आने लगेगा जिससे सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, बिल्कुल नया आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या ये मेंस के लेवल का है कि मेंस एंड एडवांस के बीच का? बेटा ये मेंस से भी आसान बोल सकता हूं मैं, क्योंकि देखो मेंस में आपके पास प्रेशर होगा, यहाँ के टेस्ट में आप उतना प्रेशर कभी फील नहीं करोगे। मैं अगर आपको एग्जैक्ट में जो मेंस का आया हुआ पेपर है ना, वो भी हम यहाँ दे देना आपको, तो आप मेंस के पेपर से कम प्रेशर फील करोगे यहाँ पर, तो इसलिए आप ज्यादा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो मेंस में हमेशा जो मेन एग्जाम होती है ना, हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा आपको टफनेस ज्यादा लगती है, सेम पेपर में भी। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले तो पेपर में करेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक तो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है पेपर में, आज सुबह कुछ बच्चों से डिस्कस हुआ था, तो जिसमें थोड़ा सा यूनिट का 18 नंबर शायद क्वेश्चन था। यूनिट माइक्रो में होना चाहिए था पर मिली में आ गया था, है ना? उसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि जिसमें कुछ उनको गलती लग रही हो? नहीं, डाउट्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम पेपर में डाउट्स अपनी कल डिस्कशन क्लास है, तो कल या परसों जब भी डिस्कशन क्लास है उसमें कर लेंगे। पहले आपको सॉल्यूशन भी मिला हुआ है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करो पेपर पूरा। ठीक है, पेपर में अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ एरर है, ऐसा कुछ हो तो वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? 18th वाला बोनस होगा या आंसर चेंज होगा? देखो 18th वाले का क्या होगा देखते हैं अपन उसमें, क्योंकि भाई कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, तो शायद बोनस करने एक ऑप्शन रहेगा उसका, या फिर उसको हटा देंगे अपन, है ना? देखते। उसके अलावा वो तो मैंने बताई थी आपको। 18th के अलावा कुछ लग रहा है क्या आपको? नो। चलो, 18th के अलावा मुझे रिप्लाई आया है कि नो, और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सर अभी देखा नहीं है कि, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कल आप इसलिए आज का दिन ले लो अच्छे से, आज सुबह आया था पेपर, वैसे तो आपके पास अब तक देख लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल देख लेना, और कल शाम तक अच्छे से पूरा पेपर अच्छे से थॉरोली सब क्वेश्चन देख लेना, सॉल्यूशंस देख लेना। आपको कुछ लगे कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलो। और बाकी फिर अपन डिस्कशन भी कर लेंगे आपके डाउट्स का उसके बाद, है ना? आप लोग पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, फिर डिस्कस भी कर लेंगे। तो फिर अपन आज करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में BB1 वो आपका होमवर्क था, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चों ने शायद कराए नहीं कराए, तो आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि BB1 एंड BB2 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। BB1 एंड BB2 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो आज अपनी जो थ्योरी ओवर हो जाएगी, उसका BB2 भी कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोनों करके लाना है। हाँ, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में दोनों करके लाना है, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, BB1 एंड BB2। चलो, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे अपन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के। तो कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क एज अ होमवर्क घर के लिए दे दिए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन था ये, एक ब्रिक जैसा कुछ बना के दिया था मैंने, लाइक दिस। एक आपको इस तरह का एक इस तरह का सिस्टम बना के दिया था। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का बेसिकली मटेरियल है ये। इसका रेजिस्टिविटी मैंने आपको रो दे दी थी, और इसके पैरेलल फेज के बीच में करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है। लेंथ में आपको पता है, साइड लेंथ पता है। इसका रेजिस्टेंस पूछा था, ये छोटी वाली साइड A और बड़ी B ले लो, तो यहाँ पर ये A हो गई है, ये B हो गई है, लेंथ L ले लीजिए। इसका रेजिस्टेंस पूछा था, मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है। तो एनीवन, इसका किसी का कोई आंसर आया क्या? कुछ बच्चों ने मुझे कुछ भेजे तो थे,
हाँ चलो अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए था। देखिए ऑफ कोर्स करना वही है, देखो स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेंगे, इसको स्लैब्स में कट कर लेंगे हम, और हर स्लैब का रेजिस्टेंस लिख के इंटीग्रेट कर लेंगे। तो बीच में कहीं पर है ना एक स्लैब कंसीडर करते हैं हम, बीच में कहीं पर एक स्लैब कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सरफेस से वो किसी डिस्टेंस x पर है, तो बीच में ऐसी एक स्लैब कंसीडर करी जिसकी विड्थ यहाँ पे dx है, जिसकी विड्थ यहाँ पर dx है। यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ के हमने ऐसी स्लैब कंसीडर करी, dx विड्थ की स्लैब कंसीडर करी। स्लैब का रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालने के लिए हमको उसकी हाइट चाहिए, उसकी विड्थ चाहिए। तो ये करने के लिए हम काम कर लेते हैं, हाइट मान लेते हैं y है और विड्थ मान लेते हैं z है। अब y क्या होना चाहिए, b से a साइड चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, b से a डिक्रीज होते जा रही है, तो इट शुड बी b माइनस a बाय l इंटू एक्स, ये होना चाहिए y की वैल्यू। और जो z साइड लेंथ है ना वो होना चाहिए a प्लस b माइनस a बाय l इंटू एक्स। कैसे लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से लिख रहा हूँ, ये मैं आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था ऐसा। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप देखोगे तो यही आएगा। एक केस में स्लोप नेगेटिव जहां पे साइड लेंथ कम हो रही है, एक केस में स्लोप पॉजिटिव जहां साइड लेंथ बढ़ रही है। तो साइड लेंथ बढ़ रही थी, वहां पे स्टार्टिंग हो रही थी a से साइड लेंथ बढ़ रही है और स्लोप था b माइनस a बाय। ये अच्छे से क्लियर, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दीजिए x y और z कैसे लिखा। चलो सब बच्चे बोल रहे हैं मुझे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे कंटिन्यू करूं मैं, यस बहुत बढ़िया है ना। अब इस छोटी सी स्ट्रिप का या स्लैब का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। आयुष क्या बोल रहे हो आप, एक टाइप बता दीजिए, एक टाइप मतलब क्या, क्या कह रहे हो, एक टाइप बता दीजिए, कुछ लिखा है आपने, क्या मतलब है। इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c से लिखिए, देखो मैंने दिमाग लगाओ थोड़ा, ये इंटरसेप्ट जैसा हो गया और स्लोप देख लिया मैंने, यहाँ a से b साइड लेंथ हो गई है, तो स्लोप हो जाना चाहिए b माइनस a बाय l, है ना। और स्टार्टिंग a से हो रही है तो a प्लस लिख दिया अपन ने, और दूसरे में माइनस लिखेंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या। अब इक्वेशन बनाओ आप, है ना, ग्राफ बनाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए ना, तो उसका सबसे बड़ा इलाज होता है कि आपको खुद को ड्रॉ करना चाहिए, खुद ड्रॉ करोगे तो ज्यादा समझ में आता है। तो जो साइड लेंथ है ना, यहाँ से देखो बी से ए जा रही है, बी से ए साइड लेंथ जा रही है एक्स इक्वल टू एल होने पे, यहाँ पर एक्स है और ये वाई की वैल्यू है, तो ये वाई मिल जाएगा अपन को। और ऐसे ही आप वो जेड के लिए भी इक्वेशन बनाना तो जेड जेड वाली भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब छोटा सा रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ। करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है तो उसको डिस्टेंस dx दिखेगी और नीचे एरिया हो जाएगा y इंटू जेड, है ना। हमारे रेक्टेंगुलर एरिया जो दिखेगा जिसको करंट क्रॉस कर रहा है y इंटू जेड। अब ये सारे रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हैं सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए इन सबका इंटीग्रेशन होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा सबका सम कर देते हैं। तो सबका सम करना मतलब इंटीग्रेशन करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। R शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dr। अब dr की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करने का काम बचा है। यही सबसे आगे का पार्ट था जो बच्चों को दिक्कत दे रहा था, इंटीग्रेशन। अभी जो b माइनस ए बाय एल है ना, इसको मैं फिलहाल m लिख देता हूँ, पूरी तरह बार बार पूरा लिखते रहेगा, है ना। तो नीचे लिखा हुआ देखो a प्लस mx और b माइनस एम एक्स, ये लिखा हुआ था b माइनस एम एक्स और ये लिखा हुआ है a प्लस एम एक्स। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कौन पूरा बार बार लिखे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में देखो कि रो अकेला है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। एक काम करें, a प्लस बी से डिवाइड करा और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा, a प्लस बी से डिवाइड करा और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा। इसमें कोई दिक्कत, मैं कर सकता हूँ ना ऐसा, सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा मैंने, ये मैं कर सकता हूँ ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, ऐसा मैं कर सकता हूँ कि, हाँ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो
उसके बाद अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है ना a प्लस बी, ये बेसिकली इन दोनों का एडिशन है, नीचे वाले दोनों टर्म का एडिशन देखो a प्लस बी आएगा। तो आपके पास लिखा क्या है, r इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रो अपॉन a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस एम एक्स प्लस b माइनस एम एक्स होल थिंग डिवाइड बाय a प्लस एम एक्स इंटू b माइनस एम एक्स। राइट, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है देखो, a प्लस बी बेसिकली इन दोनों का एडिशन है, देखो अच्छे से। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ इस स्टेप में, ये चीज समझ में आई क्या? a प्लस बी बेसिकली इन दोनों टर्म्स का एडिशन है, इन दोनों टर्म को ऐड करके ऊपर ऐसा लिख सकता हूं मैं, मेरे पास तो कोई डाउट नहीं आ रहा अभी तक, बहुत बढ़िया है ना। अब इंटीग्रेशन में x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, x की वैल्यू 0 12 वेरी कर रही है, यहां से यहां जाएंगे तो 0 12। अब इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो, देखो क्यों आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना बेसिकली दो टर्म का एडिशन है वो, फर्स्ट टर्म लिखा है 1 अपॉन बी माइनस एम एक्स और दूसरा टर्म लिखा है 1 अपॉन ए प्लस एम एक्स dx। क्या 1 अपॉन बी माइनस एम एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 अपॉन बी माइनस एम एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर लॉग ऑफ लीनियर आ जाता है, वैसे उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो अब आगे का काम आप खुद कर सकते हो। यहाँ तक की समझ में आ गई क्या? क्या मैं आगे का आप पर छोड़ सकता हूँ? चलो बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं यार, जितने भी बच्चे यार जवाब दे रहे हैं आगे प्लीज करिएगा इसको। अभी इंटीग्रेशन करना बचा है, इंटीग्रेशन वो m की वैल्यू वापस रख देना क्या थी, है ना, सही सही पूरा एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है। चलो तो इसका काम मैंने आगे आप पे छोड़ा, इसके आगे आसान हो गया है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी रखना है, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो लॉग ऑफ लीनियर अपॉन माइनस एम ही होगा ना इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, इतना डरने की क्या बात है, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आसान चीज है। चलो ऋत्विक बोल रहा है डन, वेरी गुड। क्या सबने नोट कर लिया? चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चे मुझे यस बोल रहे, वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक तो ये क्वेश्चन दिया था और एक शायद सिलेंडर का भी दिया था ना आपको, सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है अंदर से बाहर, सिलेंडर में अंदर से बाहर करंट फ्लो कर रहा है ना। तो अब उसका वो वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। शायद कुछ ऐसा था कि एक हमारे पास एक सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर था, उसमें अंदर से बाहर करंट फ्लो हो रहा था, ये अच्छा नहीं बना। ऐसा कुछ सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर में इनर से आउटर सरफेस में करंट जा रहा है, इनर से आउटर सरफेस में करंट जा रहा है कुछ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ करंट जा रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन दे रखी थी। अब इसमें अंदर मटेरियल फील्ड करा हुआ है, मटेरियल यहाँ पे रो करंट सॉरी रो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे मटेरियल फील्ड करा हुआ है, बैटरी लगाई हुई है अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से, रेडियसेस दे रखी थी शायद मैंने आपको, है ना। रेडियस क्या दी थी मुझे याद नहीं, मैं अभी ए और बी दे देता हूँ।
ए और बी इसलिए क्योंकि मैं आर को रेजिस्टेंस लेने वाला हूँ, तो रेडियस को मैं आर नहीं लिखूंगा, तो इनर रेडियस ए मान लेता हूँ, आउटर रेडियस बी मान लेते, और लेंथ ऑफ सिलेंडर वॉज एल। ऐसा कुछ सिचुएशन, इसके अंदर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब बैटरी लगी जिस तरह से है उससे आपको समझ में आ रहा है कि करंट इनर सिलेंड्रिकल सरफेस से आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस तक जाएगा। करंट इनर सिलेंड्रिकल सरफेस से आउटर सिलेंड्रिकल सरफेस तक जाएगा। जब ऐसा होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे, इसको टॉप से देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इस तरह का क्रॉस सेक्शन व्यू और टॉप व्यू दिखेगा। इसमें करंट अंदर की कर्व सरफेस से बाहर की कर्व सरफेस तक इस तरह से फ्लो करेगा, लाइक दिस। जब करंट ऐसे जा रहा है तो डेफिनेटली करंट को जो एरिया क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो देखो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। करंट को सिलेंड्रिकल एरिया क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना। कई बच्चों का मेरे पास जवाब आ रहे हैं, पर ठीक है अपन सॉल्व करेंगे पूरा। अंदर से बाहर करंट जब जा रहा है तो उसका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हमको बदलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें काम करते हैं, बीच में जैसा अपन ने यहाँ पर स्ट्रिप जैसे लिखी ना, स्लैब जैसे लिखी, यहाँ पर भी ले लेंगे। अब वो सिलेंड्रिकल ले लेंगे, करंट सिलेंड्रिकली फ्लो कर रहा है तो बीच में सिलेंड्रिकल शेल जैसा अपन एरिया लेते हैं, बीच में सिलेंड्रिकल शेल जैसा एरिया ले लेते हैं इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेल जैसा एरिया कंसीडर करा आपने बीच में, और इस सिलेंड्रिकल शेल की थोड़ी सी विड्थ ले लेंगे डी आर, लाइक दिस। इसकी थोड़ी सी विड्थ डी आर ऐसा मान लिया अपन। ठीक है, अब जब इसमें करंट क्रॉस कर रहा है तो करंट को जो विड्थ दिख रही है जिसको क्रॉस कर रहा है, दैट इज डी आर। देखो मैंने टॉप व्यू दिखाया, तो टॉप व्यू से आपको समझ में आ रहा है कि करंट जब ऐसे क्रॉस कर रहा है तो करंट को जो लेंथ क्रॉस करना पड़ रही है वो है डी ऑफ रेडियस, रेडियस में जो स्मॉल चेंज है, और करंट को जो एरिया दिखेगा सिलेंडर का कर्व्ड एरिया दिखेगा। तो छोटा सा रेजिस्टेंस जो यहाँ होना चाहिए वो होना चाहिए रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ जो करंट को क्रॉस करनी है अपॉन एरिया जो करंट को क्रॉस करना है। एरिया हो जाना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट शुड बी 2 पाई आर एस। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? ये दोनों चीज अच्छे से आ रही है तो उसके बाद अगली स्टेप तो कुछ भी नहीं बची। ये छोटा सा रेजिस्टेंस, अब पूरे रेजिस्टेंस के लिए बस इसको इंटीग्रेट करना बचा है, तो इंटीग्रेशन में सारे कांस्टेंट बाहर ले लो, रो 2 पाई एल, अंदर बचेगा डी आर बाय आर, इंटीग्रेशन डी आर बाय आर, डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और लिमिट लगा देना, तो रो अपॉन 2 पाई आर 2 पाई एल एल एन बी बाय, यह जाएगा फाइनल आंसर, यह जाएगा फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन इसका काफी आसान था, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन एल एन आर होता है, और ए सी बी लिमिट लगा दी तो एल एन बी बाय। चलो, क्या ये समझ में आ गया सिलेंडर वाला क्वेश्चन? देख लो अच्छे से, सिलेंडर वाला क्वेश्चन देख लो। चलो बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यार इस सिलेंडर में बैटरी अलग तरह से लगा देता तो मैं, मान लो मैंने बैटरी सिलेंडर को ऐसा रख कर, इस तरह से रखा सिलेंडर को, तो बैटरी यहां से लगा दी मैंने इस तरह से, तो क्या करते? अब क्या आता रेजिस्टेंस? अगर बैटरी इस तरह से लगी होती तो क्या रेजिस्टेंस होता बताओ? इन फ्लैट सरफेसेस के बीच में हमारे पास बैटरी लगी होती तो क्या करते? लेंथ पर ले लेते एलिमेंट। यार इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं लगती आपको, क्योंकि यहाँ कौन सा एरिया क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। देखो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट पूरा सीधे सीधे जा रहा है ना, यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो सिंपली हो जाता है रो, लेंथ जो भी सिलेंडर की थी लेंथ बाय एरिया, एरिया लिख देते पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटर रेडियस का स्क्वायर। जिस एरिया को करंट अब क्रॉस कर रहा है वो पूरा एरिया ये वाला एरिया होता है, इट शुड बी पाई टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एरिया कांस्टेंट ही है, ना तो लेंथ ना एरिया किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, तो सिंपल सिंपल अपन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रो एल बाय। आ रहा समझ में? इस सिलेंडर का ही रेजिस्टेंस अगर ऐसे पूछा जाता है तो आंसर होता है ये। वेरी गुड। चलो, तो सिलेंडर का ही अपने
वेरिएशन करके देखिए। देखो एक ही ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस बैटरी कैसे जुड़ी है उस पर डिपेंड करता है। अलग जगह बैटरी कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस अलग आ सकता है। ठीक है, ओके। शायद स्फीयर का भी क्वेश्चन दिया था मैंने, स्फीयर के इनर और आउटर रेडियस दी थी, उसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं दिया था। कोई बात नहीं, तो अभी कर लेते हैं अपन। देखो एक मेरे पास स्फीयर है, बेसिकली मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स थी मेटल की। ये मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स है। आई हैव टू कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल, और इन कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल के बीच में हमने कोई मटेरियल फिल कर दिया है रो रेजिस्टिविटी का। इनके बीच में यहाँ पे मटेरियल फिल करा हुआ है रो रेजिस्टिविटी का। दिस इज स्फीयरिकल शेल एक तरह से। ठीक, इसमें रेजिस्टिविटी रो का मटेरियल फिल करा हुआ है। अंदर की रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, और एक बैटरी कनेक्ट कर दी है बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर लाइक दिस। बैटरी कनेक्ट कर दिया अंदर और बाहर के स्फीयर के बीच में। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि एक अंदर शेल है, एक बाहर शेल है, और अंदर और बाहर के शेल के बीच में बैटरी है। अब बैटरी एक छोटा सा कहीं होल करके तार डाल दिया होगा अंदर, जिससे अंदर के शेल और बाहर के शेल के बीच में बैटरी लगा सके। ठीक है, वो छोटे से होल को निगलेक्ट करो। बस अब इस सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या होगा करो। रो रेजिस्टिविटी इनर और आउटर रेडियस दे दिए, स्फेरिकल शेल है बताया आपको मैंने, निकालो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये आप कर सकते हो। चलो जवाब भी आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो बच्चों के जवाब आ गए, चेक करते हैं अपन अभी। अनिधि का भी आया है, दक्ष का भी आया है, वेरी गुड। दक्ष गलत लग रहा है थोड़ा मुझे, नीचे देखो आपने स्मॉल आर दे दिया मुझे, स्मॉल आर तो मैंने कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे आपको। ठीक है, चेक करते हैं दक्ष अपन। चलो और भी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। अब करना क्या पड़ेगा, देखो जब करंट अंदर वाले स्फीयर से बाहर तक जाएगा तो उसे पूरा स्फेरिकल जो एरिया है ना 4πr², वो एरिया दिख रहा होगा जिसे वो क्रॉस कर रहा है ना। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाते हैं और एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल आर रेडियस की। स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल आर रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लेते हैं। करंट अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर जब जा रहा है तो इसे रेडियली डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो उसको जो एरिया क्रॉस करना है दैट शुड बी 4πr²। नाउ छोटा सा रेडियस में जो भी वेरिएशन होगा दैट विल बी लेंथ। तो द स्मॉल रेजिस्टेंस, स्फेरिकल शेल का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा वो जाएगा रेजिस्टिविटी इनटू छोटा सा लेंथ में चेंज dr अपॉन एरिया 4πr²। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। काफी आंसर आ रहे हैं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो रेजिस्टेंस शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस रो dr अपॉन 4πr²। कांस्टेंट बाहर ले लो, रो और 4π, 1 अपॉन r² मतलब r की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन लिमिट्स a टू b, इनर रेडियस है आउटर रेडियस b। बस अब इंटीग्रेशन सही से कर लो। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 x टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो -1 अपॉन r आ जाएगा लिमिट, और लिमिट लगाना बचेगी रो अपॉन 4π 1 अपॉन a -1 अपॉन b। क्या गया फाइनल आंसर, थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो रो b - a अपॉन 4π ab, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर।
ये जिसका भी है वो सही है। बहुत बढ़िया। ओके, है ना। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मटेरियल्स के सिस्टम बना रखे अपन ने। स्फेरिकल शेल बना लिया, जैसे यहाँ पर से पहले सिलेंडर बनाया, उनमें रेजिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। दक्ष पूछ रहे डीआर क्या लिया है बेटा यहाँ पे। बेटा इस स्फेरिकल शेल में थोड़ा सा रेडियस में चेंज करके मैंने एलिमेंट लिया है। मेरा जो छोटा सा यहाँ पे मटेरियल का मैंने सेगमेंट लिया है वो ये लिया है, स्फेरिकल शेल की छोटी सी लेंथ में चेंज। जब करंट क्रॉस हो रहा है तो इस एरिया की इस लेंथ से क्रॉस हो रहा है, उसको जो लेंथ दिख रही है दैट इज डी आर। करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसको लेंथ जो दिख रही है वो डी आर है। ठीक है, इज दिस क्लियर। करंट जब ऐसे रेडियली डायरेक्शन जा रहा है तो यहाँ पे जब आगे गया करंट तो डी आर इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द करंट एंड द एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा छोटा सा रेजिस्टेंस और इसे इंटीग्रेट करके पूरा रेजिस्टेंस। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैंने करे ना सब में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े, पैरेलल में कोई भी मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं अभी तक। तो चलो अब ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको ऐसा कुछ सोचना पड़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास कुछ इस तरह के शेप की एक स्लैब है। बेसिकली एक सीधी सीधी स्लैब थी, उसको हमने आर्क के शेप में बेंड करा हुआ है। आर्क के शेप में बेंड करी हुई हमारे पास एक स्लैब है। क्या डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्या है? हमारे पास एक स्लैब थी सीधी सीधी जिसको हमने आर्क के शेप में बेंड कर दिया। ठीक है, एक सीधी स्लैब को आर्क के शेप में बेंड करा। अगर इसका टॉप व्यू देखोगे ना तो टॉप व्यू से आपको ऐसे दिख सकती है। टॉप व्यू से कुछ ऐसे दिख सकती है आपको। ये सेंटर पे अल्फा एंगल बन रहा है इसका। सेंटर पे अल्फा एंगल है यहाँ पे। द इनर रेडियस ऑफ दिस आर्क इज ए एंड द आउटर रेडियस इज बी। तो इनर रेडियस यहाँ पे देखो, टॉप व्यू से भी दिखा देता हूँ मैं, ए, आउटर रेडियस इज बी। तो ऑफकोर्स ये साइड की थिकनेस हो जाएगी बी माइनस ए एंड द हाइट ऑफ दिस सेगमेंट इज एच। मटेरियल जो अंदर फिल करा हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी है रो। अंदर जो मटेरियल फिल करा है उसकी रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है। एक मेरे पास ये सीधी सीधी स्लैब थी, उस स्लैब को हमने आर्क के शेप में बेंड कर दिया तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। और डायमेंशंस वगैरह देखो मैंने दे दी है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज अल्फा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज अल्फा। ठीक है, अब क्या करा हमने, जो इसके साइड फेसेस थे ना ये, इनको है ना मेटल प्लेट लगा के इनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी लाइक दिस। इन दोनों साइड फेसेस के बीच में हमने बैटरी जोड़ रखी है लाइक दिस। इस तरह से बैटरी जोड़ रखी है। तो आपको क्या रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, कैलकुलेट करो। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द साइड फेसेस। साइड फेसेस जो मैंने डायग्राम में दिखाया है इनके बीच में बैटरी जोड़ दूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या रेजिस्टेंस दिखेगा। करो कैलकुलेट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैब बिटवीन द शोन फेसेस। आपको सोचना पड़ेगा कि करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलते दिख रहा है, क्या दिखेगा बदलते हुए, सोचो थोड़ा सा। छोटा सा रेजिस्टेंस किसे ले अपन, देखो छोटे से रेजिस्टेंस का फिर इंटीग्रेशन कैसे करें। करो थोड़ा ट्राई आप।
चलो पहले बताओ, यहाँ पे क्या क्रॉस सेक्शन एरिया हमें बदलते दिखेगा? जब करंट फ्लो करेगा तो हमें क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बदलते दिख रहा है? बताइए। जब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है क्या? चलो बच्चे जवाब दे रहे हैं मुझे नहीं। वेरी गुड। यहाँ जब करंट फ्लो करेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदल रहा है। ठीक है, करंट इस सरफेस से इस सरफेस के बीच में जब ऐसे फ्लो करेगा तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ है बस वही मेंटेन होते जा रहा है। देखो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया मेंटेन हो रहा है। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस फेस टू दैट फेस, देखो करंट हमेशा सेम लेंथ ट्रेवल नहीं कर रहा। करंट सेम लेंथ ट्रेवल नहीं कर रहा। करंट जब यहां से ट्रेवल करेगा तो उसे लेंथ कम ट्रेवल करना है। करंट जब यहां से ट्रेवल करेगा तो उसे लेंथ ज्यादा ट्रेवल करना है। करंट जब यहां से ट्रेवल करेगा तो उसे लेंथ सबसे ज्यादा ट्रेवल करना है। am I राइट? लेंथ जो उसको ट्रेवल करना पड़ रही है वो वेरी कर रही है। दिख रहा है आपको? दस चेक करते हैं, वेट करिए। चलो, तो हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसा सेगमेंट लेना चाहिए जिसमें किसी लेंथ को अपन नियरली कांस्टेंट ले सके, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में जाने से लेंथ चेंज हो रही है। तो एक काम करते हैं, सेंटर से किसी डिस्टेंस आर तक जाते हैं और यहाँ पर एक ऐसी dr का वेरिएशन करके एक स्ट्रिप को अपन सेगमेंट लेते हैं हमारा। ये हमने किसी r रेडियस की dr विड्थ की एक स्ट्रिप हमारी सेगमेंट जैसा ले लिया। ये हमारा सेगमेंट है। ये हमारा सेगमेंट है जो टॉप व्यू से दिखाया अभी मैंने सेगमेंट। अब वो 3D डायग्राम में भी दिखा देते हैं सेगमेंट को। तो कुछ ऐसा हमने 3D में सेगमेंट लिया है। ये लाइक दिस, ऐसा हमारा सेगमेंट है। इस तरह का हमारा सेगमेंट लिया है। आपको दिख रहा है वो डायग्राम में? थोड़े से ज्यादा चीजें हो रही है तो शायद कम अच्छे से, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो ट्राई टू इमेजिन मैंने कैसा सेगमेंट लिया है। कुछ इस तरह का हमारा सेगमेंट है। टॉप व्यू में दिखाया मैंने और वहां उस 3D डायग्राम में दिखाया। अब इस सेगमेंट में जो करंट एंटर कर रहा है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिख रहा है? इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये वाला एरिया दिख रहा है करंट को। करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा है और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से देखो यहाँ बाहर निकल रहा है। करंट जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा है और जिससे बाहर निकल रहा है वो पूरी स्ट्रिप में सेम है। वो पूरी स्ट्रिप में सेम है। ठीक है, हमने यहाँ सेंटर से आर रेडियस पे जाकर यहाँ पे छोटा सा dr का सेगमेंट लिया था। जो एरिया दिखेगा ना यहाँ से करंट को जिसको उसे क्रॉस करना है, छोटा सा एरिया जिसे वो क्रॉस कर रहा है, वो हो जाएगा हमारे पास ये विड्थ विच इज dr इनटू हाइट विच इज h। तो देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसे करंट क्रॉस कर रहा है दैट इज h dr। और करंट को यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास r अल्फा। दोनों चीज समझ में आई क्या? हमारी स्ट्रिप में करंट को कितना एरिया क्रॉस करना पड़ रहा है, कितनी लेंथ है। चलो ये अच्छे से क्लियर है तो छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना वो तो आसान बात हो जाएगी आपके लिए। वो जाएगा रो एल अपॉन एरिया। ये आ गया छोटा सा रेजिस्टेंस। अब छोटा सा रेजिस्टेंस लिख दिया है और ये सारी स्ट्रिप देखिए इन सबके कॉर्नर सेम पोटेंशियल पर है। जितनी भी ऐसी स्ट्रिप कंसीडर करोगे सबके इस वाले कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर का पोटेंशियल सेम है। यहाँ सब आपस में जुड़ी है, वहां पर सब आपस में जुड़ी है, तो ये सब पैरेलल में। आप ऐसी स्ट्रिप्स देखोगे तो सब पैरेलल में। ठीक है, चलो मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर हमने ऐसा ही एलिमेंट क्यों लिया? तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है वो समझो। करंट के फ्लो के हिसाब से एलिमेंट चूज करते हैं। तो करंट का फ्लो यहां से यहां ऐसा फ्लो हो रहा था तो मुझे ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, लेंथ वेरी कर रही है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसकी कुछ इंटरमीडिएट लेंथ है। जब करंट सबसे बाहर वाली सरफेस के अलॉन्ग फ्लो करेगा तो लेंथ सबसे ज्यादा, सबसे अंदर वाली सरफेस में लेंथ सबसे कम, बीच में कोई मॉडरेट लेंथ पे अपन ने अपना सेगमेंट ले लिया। ये छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया और ये सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में, पैरेलल में।
क्योंकि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है, ये सब पैरेलल में। तो दिस ऑल dr एलिमेंट्स, ऑल dr आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में होने से क्या करते हैं अपन, 1/r इक्विवेलेंट इज 1/dr का इंटीग्रेशन। आपको याद होगा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उन्हें इन्वर्स करके ऐड करते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस को इन्वर्स करा फिर ऐड करा, इससे हमको इंटीग्रेशन dr, इससे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, h dr अपॉन अल्फा रो इंटू r, dr बाय r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, तो h अपॉन रो अल्फा, लिमिट r की हो जाएगी a टू b, तो ln b बाय, इसका फिर से इन्वर्स कर दीजिए, r इक्विवेलेंट आ गया रो अल्फा अपॉन h, डिनोमिनेटर में ln b बाय, ये होगा सही आंसर, ये होगा सही आंसर। चलो अब काफी बच्चों के मुझे सही जवाब दिख रहे हैं, वेरी गुड। अब किसी को और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। एलिमेंट ऐसा क्यों लिया, ये क्लियर हुआ कि आपको एलिमेंट ऐसा क्यों लिया, ये क्लियर हो रहा है अच्छे से। ये रेजिस्टेंस, एक एक चीज देख लो आप, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूरा पूछ सकते हो आप। देखो अच्छे से समझो सब। सर लेंथ एंड एरिया कैसे लिया, लेंथ एंड एरिया कैसे लिया, देखो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मुझे लगता है आप बता सकते हो कितनी होगी, ये लेंथ आप बता सकते हो कितनी होगी, राइट, ये बता सकते हो आप कितनी होगी, है ना। और जो साइड से एरिया दिखेगा ये भी आप बता सकते हो, बिकॉज दिस इज dr, दिस इज हाइट h, तो ये होना चाहिए हाइट इज h, दिस स्मॉल थिकनेस इज dr, तो साइड का एरिया भी बता सकते हो। सही बात है क्या। चलो और कोई डाउट, और किसी को कुछ भी डाउट देख लीजिए अच्छे से। सर एडवांस लेवल का है ना ये सब, नहीं बेटा ये सब मतलब आपको एडवांस ही पढ़ना है यार, ये तो समझो तुम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब एडवांस ही है तुम्हारे लिए, मतलब आईआईटी ही एडवांस होती है ना। ये सब अपन को इजी लगना चाहिए, ये सब हमारे लिए डे टू डे लाइफ की चीज हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो एक मेरे पास डाउट आ रहा है, सर हमने सीरीज में इसलिए नहीं किया ना क्योंकि हर सेगमेंट दूसरे के पैरेलल नहीं था। हाँ एक तरह से सर यस, सर सिस्टम पैरेलल में है ये कैसे पता चला। अच्छा देखो जो करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है वो तो चेंज हो नहीं रहा, करंट स्ट्रिप में यहां से वहां तक जब जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसी सारी अलग अलग स्ट्रिप में जो उसको लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगी वो अलग है, तो सब में लेंथ अलग है। दूसरी चीज इस सारे स्ट्रिप्स के जो एक इधर के एंड है जो इधर के एंड है वो आपस में जुड़े हुए, देखो सब में यहां से यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, ऑल स्ट्रिप्स हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप, ऑल स्ट्रिप्स हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप, तो सब में जब सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो पैरेलल में बोलते हैं ना अपन रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हो कि उनमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो कहा जाता है ये पैरेलल में, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हो कि इनके दोनों कॉर्नर इधर के उधर के आपस में जुड़े, इनमें सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो तो पैरेलल में, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। आप अगर सब तरह के स्ट्रिप्स को लेके देखोगे, सबसे अंदर वाली जो स्ट्रिप होगी यहाँ पर, इधर की जो स्ट्रिप होगी, इधर की जो स्ट्रिप होगी, ये सब आपस में देखना सब कॉर्नर से जुड़ी हुई है, सबके इधर के कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है, इधर के कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है, तो सबके सब पैरेलल है। आ रहा समझ में। और सर हमने सीरीज में इसलिए, हाँ अब पैरेलल में क्यों लिया है शायद सबको क्लियर हो रहा है। और कुछ डाउट, और किसी को कुछ भी डाउट, किसी ने माइक ऑन करा है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। चलो सब बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। और एक और चीज आप सबको मैं समझाना चाहूंगा यार, देखो हम आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी कोई छोटी एग्जाम तो है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन हमको सब आसान लगना चाहिए। ये सब क्वेश्चन कभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है ना हम आईआईटी इतने टफ आते हैं क्या, ऐसा वैसा है, तो ये नहीं होना चाहिए दिमाग में तुम्हारे, ये सब नॉर्मल फील होना चाहिए आपको। इतना सिंपल है यार क्वेश्चन, इसमें क्या करा है, कुछ नहीं, एक स्लैब में से एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखा, फिर इंटीग्रेट करके पूरा रेजिस्टेंस आ गया, 3 स्टेप करिए,
पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 स्टेप है। सेगमेंट लेना, सेगमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना, इंटीग्रेट करना। ले देके 3 स्टेप है क्वेश्चन में, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। बस आदत डालो इन क्वेश्चंस की, जितने ऐसे क्वेश्चंस करोगे उतना उतना आपको धीरे 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 आसान लगने लगेगा। क्लियर? बात समझ में आई? अब ऐसे क्वेश्चन को टफ तो नहीं ना कोई? हाँ बोलो सर। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या कि किसी एंगल थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लिया? देखो उस एलिमेंट में कैसा एलिमेंट ड्रॉ करोगे आप? एक कैसा स्ट्रिप। एलिमेंट दिखेगा? हाँ, कैसा दिखेगा? टॉप व्यू से दिखाता हूं मैं। शायद आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, ये ऐसा टॉप व्यू से देखो और यहाँ से किसी थीटा एंगल पे जाके ऐसा एलिमेंट ले लो, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या? यस। तो इस एलिमेंट में आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि इसमें ऊपर से नीचे तक जो विड्थ, ये लेंथ है, ये अलग अलग हो रही है? यहाँ वाली लेंथ और यहाँ वाली लेंथ अलग नहीं दिख रही आपको? यस सर। इधर लेंथ और इधर लेंथ। तो जो आपने जो अपने एलिमेंट लिया है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, पर इसमें लेंथ बदल रही ना। ओके। तो इसमें करंट कितनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है, ये कैसे लिखेंगे अपन? है ना? ओके हमें जो सर। छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना होता है वो लिखते हैं रो लेंथ बाय एरिया। तो जो लेंथ है ना, ये इसमें लिख नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि इधर लेंथ अलग है, इधर लेंथ अलग है। चलो, इज दिस क्लियर? ओके, और कोई डाउट? अच्छा पूछा आपने, मतलब ऐसी चीजें पूछ लेना चाहिए, है ना? क्या करना है ये पता होने के साथ साथ जो गलत हो रहा है उसमें गलती क्या है वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो अगली बार गलती से बच जाओगे। ठीक है, कंप्लीट मान लो इसको मैं। चलो ओके, है ना? और सोचना अगर कुछ दिमाग में आता है तो बाद में पूछ लेना मेरे से, ठीक है? अब आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो सीरीज पैरेलल वाले। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसमें बैटरी अभी मैंने इन पैरेलल फेसेस के बीच में जोड़ी थी। इसमें बैटरी और तरह से जोड़ के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बैटरी और तरह से जोड़ के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक एक आइडिया देता हूं मैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो हमारा वो स्लैब थी, वो स्लैब को फिर से ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह की कुछ स्लैब थी हमारी, ठीक है? इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि बैटरी ऊपर और नीचे के फेसेस के बीच में जोड़ दी, या नीचे के फेस और ऊपर के फेस में बैटरी जोड़ दी, इस तरह से ऐसे बैटरी जोड़ रखी। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बैटरी इस तरह से जोड़ के। फिर एक हो सकता है कि जो अंदर वाली कर्व सरफेस है ना, और बाहर वाली जो कर्व सरफेस होगी, उनके बीच में बैटरी जोड़ दी। अंदर वाली कर्व सरफेस और बाहर वाली कर्व सरफेस के बीच में बैटरी, ये बाहर वाली कर्व सरफेस और अंदर वाली कर्व सरफेस के बीच में बैटरी, ऐसा बैटरी जोड़ा हुआ है। तो इसमें 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं सेम स्लैब में, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? दूसरा डायग्राम जो मैंने इधर बना के दिखाया, 2 तरह से और बैटरी जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों के भी आप ट्राई करना, इन दोनों के आंसर भी आपको निकालना है, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन है आपकी भी। चलो, इसमें मेरे पास एक डाउट आया है, इसमें डी थीटा लेके कर सकते हैं किस में? दक्ष, किस किस क्वेश्चन में बोल रहे हो आप? दक्ष किस क्वेश्चन बोल रहे हो? इन नए क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, तो ये आप करके देखना, ट्राई करना, समझना खुद करके, ठीक है? भाई जो भी लगता है ऐसा कर सकते हैं क्या, तो करके चेक करो, करोगे तो आपको समझ में आएगा सही है कि गलत है, ठीक है? चलो ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछ लेना। ओके, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे दिया आपको। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस अपन ने काफी देख लिए हैं। अब कुछ रेजिस्टेंस में आगे बढ़ते चीजें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है वो कंप्लीट करते हैं, फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, फिर आ जाएंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो नेक्स्ट चीज लिखिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस।
कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, एक सेकेंड कुछ कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, हम अगर कभी प्रैक्टिकली आपने कोई रेजिस्टेंस देखा हो, आपके पास पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, कई बार खिलौनों में हमें दिख जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर कभी किसी सर्किट बोर्ड पे लगा देखा होगा तो शायद ऐसा कुछ दिखा होगा आपने, ऐसा रेजिस्टेंस दिख सकता है। सिरेमिक रेजिस्टेंसेस अपन कभी मार्केट में अगर लेने जाए, अपन किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से किसी रेजिस्टेंस को खरीदे तो ऐसा आपको मिल सकता है रेजिस्टेंस। अलग अलग वैरायटीज के रेजिस्टेंस होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे ही ऐसे दिखे। कुछ रेजिस्टेंस आपको सीधा सीधा एक ऐसा ब्लैक सिलेंडर जैसा भी मिल सकता है जिसमें दो वायर्स निकले हो, ऐसा भी रेजिस्टेंस मिल सकता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्वालिटी का है, कैसा है, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस बताने के लिए कितनी वैल्यू है वो रेजिस्टेंस बताने के लिए उस पर स्पेस बहुत कम होती है, तो हम लिख नहीं पाते, एग्जैक्ट वैल्यू पूरी लिख नहीं पाते कई बार हम। तो इसे हम कलर से कोड करके लिख देते हैं। हम कई बार पूरी वैल्यू नहीं लिख पाते, तो रेजिस्टेंस का एक कलर कोड हम यूज करते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं रेजिस्टेंस कितना है। अब वो कलर कोड क्या होता है वो समझते हैं। रेजिस्टेंस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चार डिफरेंट कलर्स की लाइन मिल सकती है। चार डिफरेंट कलर्स की लाइन मिल सकती है। मेरे पास यहाँ पे कुछ कलर्स है तो मैं बना देता हूँ रेंडमली कुछ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन दिखाई है। उसके बाद लेफ्ट से कि हमारे पास रेड कलर की लाइन है। उसके बाद लेफ्ट से कि ब्लू कलर की लाइन। ये तीन कलर की लाइन बना दी और चौथी लाइन मैंने छोड़ दी। चौथी लाइन कभी कभी होगी भी नहीं। एक काम करता हूँ, बना देता हूँ फिलहाल। तो मान लो यहाँ पर एक और लाइन है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, ये सपोज कुछ ग्रेइश जैसे कुछ कलर की लाइन है ना, सिल्वर कलर की लाइन है, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस अगर बाजार से खरीद के लाओगे तो ऐसे उसमें कलर दिख सकते हैं। अब इन कलर का मतलब क्या होता है, इनसे रेजिस्टेंस कैसे रीड करते हैं हमको पता होना चाहिए। तो जो पहले दो कलर होते हैं, पहले दो कलर वो बताते हैं रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू, वो बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जो तीसरा या आखिरी कलर होता है वो बताता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और जो लास्ट कलर जो सबसे दूर होता है वो बताता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल पहले यहाँ पे दो जो कलर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं, तीसरा कलर मल्टीप्लायर, आखिरी कलर परसेंटेज एरर। अब हर कलर का एक न्यूमेरिकल कोड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए एक टेबल आप यू बनाकर कॉपी में याद रख सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। इसे याद रखने का तरीका है इस सीरीज को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसमें जो वी से लेके जो पूरा ऑर्डर है ना, ये विब्ग्योर है। ये जो वी से लेके ऊपर चल रहा है ये विब्ग्योर है। दिस इज वॉयलेट, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज, दिस इज रेड। फर्स्ट होता है ब्लैक, ब्राउन। तो ब्लैक से स्टार्ट करके ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, लास्ट में ग्रे और ये व्हाइट। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर, ये दो कलर्स और इनका मीनिंग याद रखना, ठीक है। चलो, तो ऋत्विक बोल रहा है उसके पास है रेजिस्टेंस अभी। वेरी गुड ऋत्विक यार। तो आप वीडियो ऑन कर सकते हो क्या आपकी? ऋत्विक, ऋत्विक वीडियो ऑन कर सकते हो? वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो? चलो बच्चों को कर दी उसने, अच्छा ओके। ओके, मुझे नहीं दिख रही होगी। हाँ देखो, ये ऋत्विक ने दिखाई है।
वीडियो, इसमें आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, है ना। तो बस ये ऐसे ही बाजार में रेजिस्टेंस मिलते हैं, फोकस में नहीं है। कोई बात नहीं निमित, कोई बात नहीं। तो एक आइडिया लग गया आपको कि रेजिस्टेंस कैसे दिख सकते हैं। ऋतिक, नाउ यू कैन ऑफ इट। ओके, ठीक है। चलो अब सब जने बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो अभी शायद आपने देखा कि कैसे दिखते हैं रेजिस्टेंसेस। आप खुद भी वीडियो सर्च कर सकते हो नेट पे यार, इतनी चीजें देखते हो तो एक रेजिस्टेंस भी ढूंढ के देख लेना नेट से। तो कुछ ऐसा दिखता है, उस पर कलर्स के कोड होते हैं। इन कलर के कोड से हम उसकी वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस की पता कर सकते हैं। नॉर्मली 4 बैंड्स होते हैं यहाँ पर। 3 बैंड क्लोज होते हैं, चौथा थोड़ा सा दूर होता है। 3 बैंड क्लोज होते हैं, चौथा थोड़ा सा दूर होता है। जो सबसे दूर वाला बैंड होता है वो बताता है कि उसमें एरर कितनी है, और शुरू के 3 बैंड के जो कलर है वो बताते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। उसमें फर्स्ट जो बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और आखिरी वाला मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जो हमारे पास मैंने बोर्ड पे जो रेजिस्टेंस बनाया है, जो बोर्ड पे रेजिस्टेंस है, पहला कलर ग्रीन के करस्पॉन्डिंग देखो, ग्रीन ये रहा, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सबको नंबर लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ग्रीन का मतलब हो जाएगा 5, ग्रीन का मतलब 5, ये रेजिस्टेंस है 5। नेक्स्ट कलर रेड का मतलब है 2, 52। आखिरी कलर ब्लू कहा है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा ब्लू मतलब 6, तो 10 की पावर है। ये जो थर्ड कलर है वो बता रहा है 10 की पावर। तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 52 मेगा ओम का। दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 52 मेगा ओम। आखिरी जो कलर है, अभी फिलहाल मैंने सिल्वर लिख दिया था, ये बता रहा है कि परसेंटेज एरर कितनी है। तो गोल्ड मतलब होता है अच्छा है, 5% एरर है। सिल्वर मतलब 10% एरर है। और यहाँ कभी कभी कोई कलर नहीं होता है, नो कलर का मतलब होता है 20% एरर, 20% एरर। तो ये रेजिस्टेंस में अभी यहाँ पे सिल्वर बताया है मैंने, तो इसमें 10% एरर है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं 10% एरर। चलो, क्या ये समझ में आया आपको कलर कोड? किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो छोटे छोटे होते हैं तो लिखना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने उनको कलर से कोड करा हुआ होता है। इन कलर से हम पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया है, दैट रेजिस्टेंस इज ऑफ 52 मेगा ओम। कैसे समझ में आया है 52 मेगा ओम का है? पहला कलर का बैंड दिख रहा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग कोड होता है 5। दूसरा रेड दिख रहा है, रेड के करस्पॉन्डिंग कोड होता है 2, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 52। थर्ड कलर जो है वो 10 की पावर बताता है, तो ब्लू कलर उसका मतलब 6, तो 52 इंटू 10.6, 52 इंटू 10.6, तो 52 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। लास्ट कलर जो थोड़ा सा दूर बना हुआ होता है वो सिल्वर, वो लिख दिया था देखो मैंने ऊपर, सिल्वर कलर का मतलब होता है 10% एरर। गोल्ड मतलब अच्छा है, 5% एरर है, सिल्वर मतलब 10% एरर है, और कोई कलर नहीं मतलब 20% एरर है। तो ये रेजिस्टेंस फिलहाल 52 मेगा ओम का है विद 10% एरर, प्लस माइनस 10% वैल्यू हो सकती है। क्या ये समझ में आया? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है आपको? तो आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगी, और टेबल याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा ये वर्ड याद, सिंपल सा ये सेंटेंस याद रख सकते हो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड बाइक। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड बाइक, और बीच में रेनबो का जो विब्ग्योर ऑर्डर होता है वो होता है। तो इससे आपको याद रखने में आसान हो जाएगा। ये विब्ग्योर है, ये विब्ग्योर है, बस इंडिगो नहीं है इसके अंदर। विब्ग्योर का ये पूरा पैटर्न बना हुआ है, और शुरू का ब्लैक ब्राउन होता है, आखिरी का जी फॉर ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। अच्छा, कभी कभी ये जो मल्टीप्लायर वाला कलर है ना, ये गोल्ड या सिल्वर भी दे देते हैं। तो गोल्ड देने का मतलब होता है, अगर मल्टीप्लायर में गोल्ड दिया हो तो 10 की पावर -1, और सिल्वर मतलब 10 पावर -2। जैसे आपको 5.2 ओम का रेजिस्टेंस लिखना हो, तो 5.2 ओम के लिए लास्ट कलर 52 के अलावा ये लास्ट कलर जो ब्लू है ना, ब्लू के बदले उसको अपन गोल्ड कर देंगे, तो 5.2 ओम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? दिस मल्टीप्लायर कैन बी गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड का मतलब 10 पावर -1, सिल्वर मतलब 10 पावर -2। और सबसे आखिरी में जो कलर है यहाँ, ये हम नॉर्मली 3 कलर 5%, 10%, 20%, ये एरर होती है। हालांकि इसमें और भी कलर हो सकते हैं, मैं अभी आपको एक ना एक फोटोग्राफ भेजूंगा आपके ग्रुप पे, तो उसमें आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो।
क्या ये सबने नोट कर लिए? आप सबने ये नोट कर लिए क्या? यस, वेरी गुड। चलो आपके ग्रुप पे मैं एक फोटोग्राफ भेज रहा हूँ जिससे आप ये टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है पूरा, इसे याद रख सकते हो। ठीक है, देखो आपके ग्रुप पे भेजा है मैंने, तो पूरी टेबल थोड़ी अच्छे से लिखी हुई फोटो भेजी है, और आखिरी में वहां टॉलरेंस लिखा है। टॉलरेंस मतलब परसेंटेज एरर। तो टॉलरेंस में गोल्ड, सिल्वर और नन कलर के अलावा कुछ और भी कलर हो सकते हैं, जैसे ब्राउन, रेड। ब्राउन का मतलब 1% टॉलरेंट है, रेड मतलब 2% है, ठीक है, ग्रीन मतलब 0.5% है, ब्लू मतलब 0.25% है, वॉयलेट मतलब 0.1% की एरर है। तो ऐसे कुछ और भी कलर हो सकते हैं वहां पे। नॉर्मली अपने, हाँ, हमको है ना, जो आखिरी जो बैंड होता है वो 3 ही कलर का मिलता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे अपने लेवल पे, स्कूल एनसीईआरटी की जो जितनी किताबें उसमें 3 ही कलर दिखे। चलो ये चीज क्लियर हो गई सबको, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। रिसेंट टाइम में जेईई मेंस में खूब क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन खूब आए हैं अभी। रटना ही है बेसिकली, यहाँ पे देखो किस कलर का मतलब क्या होता है वो रटना है। सब चीज अच्छे से समझ में आ रही है? आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन इस पे थोड़े कम है, तो मैंने जो आपको अभी रेज भेजूंगा और कुछ वीकली असाइनमेंट सेंड करूंगा, उसमें इसमें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, तो बोल रहा है इसे बनाते कैसे है, किसको कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस को कि कलर को? क्या पूछना चाह रहे हो? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है, तो आपको जितना ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उतना ओम का रेजिस्टेंस ले लो। सिरामिक्स के होते हैं, कार्बन के होते हैं। जैसे जनरली कार्बन का एक ग्रेफाइट का टुकड़ा, पेंसिल का टुकड़ा ले लेते हैं, ऊपर से सिरामिक कोट कर दिया, है ना, तो ताकि वो टूटे फूटे नहीं। तो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं नॉर्मली ग्रेफाइट के। ठीक है, चलो। कशिश बोल रही है फर्स्ट कलर की सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब समझ नहीं आया, फर्स्ट कलर की सबसे बड़ी वैल्यू मतलब ये फर्स्ट कलर कुछ भी हो सकता है इनमें से, जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी वैल्यू। मान लो ओनली 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पहला कलर होगा ब्राउन, दूसरा हो जाएगा ब्लैक। 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं हटा रहा हूं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखो पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड होता है टेम्परेचर पे भी, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में ये ऐसा रिलेशन आता है। रेजिस्टेंस पढ़ा था अपन ने m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। तो जो टाउ है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट कोलाइड करने लगते हैं, और उनके फास्ट कोलिजन की वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक तरह से ये जो अपने एक्सप्रेशन था रेजिस्टिविटी कहते हैं जिसे, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और उसके टेम्परेचर डिपेंडेंट होने से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कैसे इंक्रीज करता है? तो इसका वेरिएशन नॉर्मली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता हमको। मटेरियल में जो अपन को मटेरियल्स मिलते हैं नॉर्मली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, एक कर्व जैसा दिखता है। जैसे कॉपर वगैरह अच्छे कंडक्टर्स के लिए देखेंगे तो ऐसा कर्व जैसा मिलता है अपन को। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखेंगे तो ऐसा कर्व जैसा मिलता है। बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये जो वेरिएशन है ना बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो कर्व, पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा मान लेते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं, जैसा लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट में पढ़ा था आपने कि लेंथ किसी फाइनल टेम्परेचर पे निकालना है तो इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं। Here this alpha is called temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. For measure practical purposes हम रेजिस्टेंस को लीनियर जैसा मान सकते हैं वेरिएशन, और रेजिस्टेंस की इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही लिख देते हैं अपन जैसे आपने लीनियर एक्सपांशन में पढ़ी थी।
तो लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि नई लेंथ होती है पुरानी लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बिल्कुल वैसी इक्वेशन है रेजिस्टेंस की है। इसमें जो अल्फा आ रहा है वहां पे उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते थे, एक्सपांशन कोफिशिएंट बोलते थे, यहाँ इसको एक्सपांशन कोफिशिएंट नहीं बोलते, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ रहा है क्या? बताइए सब बच्चे अच्छे से। चलो सर, अपने T के बाद क्या लिखा है? T माइनस 0 लिखा है मैंने टेम्परेचर चेंज बताने के लिए। T माइनस 0 बेसिकली ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूं तो मैं 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वहां से स्टार्ट करके लिख रहा हूं, इसलिए अल्फा के सब्सक्रिप्ट में भी 0 लिख दिया मैंने, और है T माइनस 0 टेम्परेचर का चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझाने के लिए यहाँ पे मैंने माइनस 0 लिखा है। मैं इस इक्वेशन को किसी भी जनरल टेम्परेचर से स्टार्ट करके लिख सकता हूं। मैं ऐसा लिख सकता था कि रेजिस्टेंस किसी T डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके, किसी स्मॉल t डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करके कैपिटल T डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस लिखूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अल्फा यहां पर हमने 0 सब्सक्रिप्ट के साथ लिखा है, अल्फा यहाँ पे T सब्सक्रिप्ट के साथ लिखा है, बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग टेम्परेचर T है। हम स्मॉल t टेम्परेचर से कैपिटल T टेम्परेचर तक इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो हम इक्वेशन इस तरह से लिख देंगे। दिस अल्फा एक्चुअली वेरिएबल, अल्फा एक्चुअली बदलता है, ये अल्फा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हम किस टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं उस टेम्परेचर का अल्फा यहाँ पे होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाला है तो अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वाला लिखना चाहिए हमसे। समझ में आ रही है क्या इक्वेशन ये? यस, ओके। एक बार वो इक्वेशन लिख लो, थोड़ा अल्फा को अच्छे से लिखते हैं हम। अल्फा विच इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कोई पूछे अल्फा क्या होता है, तो अल्फा बेसिकली यहाँ इक्वेशन से देखोगे तो रेजिस्टेंस का चेंज, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर दे तो रेजिस्टेंस माइनस नया रेजिस्टेंस को लिख सकता हूं मैं आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये था अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी भी यहाँ डिवाइड कर दो, डेल्टा टी भी इधर डिवाइड कर दो, तो बेसिकली अल्फा हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस रिलेटिव टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा की डेफिनेशन हो जाती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा टी यहाँ नीचे लेके आ जाओ तो अल्फा की डेफिनेशन हो जाएगी। तो दिस इज हाउ अल्फा इज डिफाइंड। अल्फा हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा is relative change in resistance। relative change का मतलब change upon original value, change upon original value, change upon original value is relative change in resistance per unit change in temperature। this is how we can define temperature coefficient of resistance। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्या? अब अगर बहुत छोटा सा टेम्परेचर में चेंज करें, वो छोटा सा टेम्परेचर में चेंज करें तो डिफरेंशियल चेंज के लिए हम इसको ऐसा लिख देंगे dr बाय dt, dr बाय dt। ये स्मॉल चेंज के लिए अल्फा डिफाइन कर दिया हमने। प्रैक्टिकली अल्फा वेरिएबल होता है, प्रैक्टिकली अल्फा वेरिएबल होता है, तो प्रैक्टिकली हम ये इक्वेशन यूज करते हैं जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको अल्फा कोई पूछे हाउ अल्फा इज डिफाइंड, तो अल्फा इस तरह से डिफाइन होता है। अल्फा का डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, मतलब एक छोटे से किसी टेम्परेचर पे खड़ा होकर मैं स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर करूंगा तो अल्फा का डेफिनेशन उस लोकेशन पर आप डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा उस लोकेशन पे कितना है वो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अल्फा की डेफिनेशन देखी। क्या अल्फा की डेफिनेशन सबको क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो
अल्फा हमने डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस किसी बड़े टेम्परेचर पे कैसे निकालना है वो अपन ने डिफाइन कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज बच रही है, अल्फा का यूनिट क्या होगा? ये रेजिस्टेंस का चेंज, ये भी ओम में है, ये भी ओम्स में, तो ओम्स और ओम्स कैंसिल होके पर यूनिट टेम्परेचर हो जाएगा। तो ऐसा ही में इसे हम मेजर करेंगे पर केल्विन, पर केल्विन, या उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/केल्विन, ठीक है, ऑब्लिक केल्विन। और जनरल जो अपन कन्वेंशनल लेते हैं वो पर डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अपन पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का चेंज है तो दोनों यूनिट में सेम ही होगा, कोई यूनिट में फर्क यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखे या डिग्री यहाँ पे केल्विन में ले ले, या तो डिग्री सेल्सियस में ले ले या केल्विन में ले ले, टेम्परेचर चेंज सेम आता है। तो चाहे मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, यूनिट एग्जैक्टली सेम आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक। डायमेंशंस, अल्फा के डायमेंशन कोई पूछे तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन है तो के इनवर्स बोल देंगे। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज के इनवर्स। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। रेजिस्टेंस की चेंज एक लीनियरली चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, ऐसा वेरिएबल हो सकता है। ये किसी कंडक्टर के लिए हमने ग्राफ बनाया। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें लीनियर वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ मटेरियल है नहीं जिसमें लीनियर वेरिएशन नहीं है। जैसे अलॉयस, नॉर्मली हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को मिलाकर अलॉय बनाकर उनका एक्सप्रेशन देखा गया है, उनके लिए देखा गया है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है। कुछ के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम भी होता है, जैसे सेमीकंडक्टर में देखा था हमने। सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था आपको कि वहां रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर अलॉयस, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। तो अलॉयस के लिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में इनवर्स रिलेशन जैसा हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ग्राफ मिल सकते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए। लेकिन नॉर्मल जो हम रेजिस्टेंसेस यूज करते हैं, कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मली बढ़ता है। उनके बढ़ने के लिए इन इक्वेशंस को प्रैक्टिकल पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमें अगर किसी बड़े टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालना है और इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, प्रोवाइडेड आपको इन इक्वेशन को यूज करने में ध्यान रखना है कि अगर आप 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू ले रहे हो तो अल्फा भी 0 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। अगर आप टी डिग्री सेल्सियस पर अल्फा ले रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इनिशियली टी डिग्री वाला लेना पड़ेगा। इन इक्वेशंस को यूज करने में ध्यान रखना पड़ता है। बट अल्फा वेरिएबल है, अल्फा की किसी इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशियल फॉर्म से या इस इक्वेशन से अपन अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है जितनी बात हुई अपनी? अब मेरे पास एक डाउट आ गया, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज क्यों होता है रेजिस्टेंस? तो मैंने पहले भी बोला था सेमीकंडक्टर अपन बाद में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसी चीज होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, क्या होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी मैं अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। चलो सर, ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही है ना फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला ये बेटा? हाँ, ये हमने कंडक्टर्स के लिए लिखा है फॉर्मूला, ये हमने कंडक्टर्स के लिए लिखा है फॉर्मूला। कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसको फाइंड करना है किसी बड़े टेम्परेचर पे, और इनिशियल रेजिस्टेंस पता हो तो हम इन इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स के लिए सही सही, ऑलमोस्ट सही सही इससे हमको वैल्यू मिलती है, ठीक है। अच्छा, सभी कंडक्टर का जो अल्फा की वैल्यू होती है बहुत कम ही आती है, 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर की होती है। अल्फा की वैल्यू जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो करीब करीब कितनी होती है? 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन के ऑर्डर की होती है। और ऑफकोर्स मटेरियल मटेरियल के साथ बदलेगी ऑफकोर्स ये वैल्यू, पर ऑर्डर ये होता है कंडक्टर्स के लिए। चलो, तो क्या अपनी पूरी थ्योरी समझ में आ रही है आपको? कहीं कुछ भी डाउट? अगर ये सब चीज क्लियर है तो क्वेश्चन स्टार्ट करें कुछ।
यस, ओके, वेरी गुड। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चंस लिखिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, resistance of a wire with temperature coefficient of resistance, resistance of a wire with temperature coefficient of resistance 10 power minus 4 per degree Celsius, 10 power minus 4 per degree Celsius is 10 ohm at 0 degree Celsius. Resistance of a wire with temperature coefficient of resistance 10 power minus 4 per degree Celsius is 10 ohm at 0 degree Celsius. Is 10 ohm at 0 degree Celsius. Find the resistance of wire. Find the resistance of wire at 30 degrees Celsius. Find the resistance of wire at 30 degrees Celsius. Find the resistance of wire at 30 degrees Celsius. करिए। चलो, निमित का जवाब भी आ गया, वेरी गुड निमित। अल्फा जो मैंने क्वेश्चन में दिया है आप उसे यूज कर सकते हो, और मैंने कुछ कहा नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई अल्फा जो मैंने दिया है वो 0 डिग्री वाला ही दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन यूज करना है। 0 डिग्री का रेजिस्टेंस इनिशियल दिया है और मैंने अल्फा के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो ये मान लोगे कि 0 डिग्री वाला ही अल्फा दिया है। करो ट्राई। चलो, काफी बच्चों के जवाब आ गए मेरे पास। तो इक्वेशन जो लगानी है वो आपके सामने लिखी हुई है। रेजिस्टेंस जो नया वाला है वो हमें निकालना है, वो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ है, बाद में शुरू में 0 डिग्री था। तो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं तो मान लेंगे अल्फा 0 डिग्री वाला ही है ना। तो बस रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम इंटू 1 प्लस 30 माइनस 0 इज 30, तो 30 इंटू 10 पावर माइनस 4 1.0030 ये नंबर बन रहा है हमारा। इसमें 10 मल्टीप्लाई करने का काम बचा है बस, तो आंसर हो जाएगा 10.03 ओम। बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रैक्टिकली देखो ऐसे ही होता है, बहुत रेजिस्टेंस स्मॉल चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए हम ये इक्वेशन काफी बड़े टेम्परेचर रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब इसी तरह के हो जाएंगे, मैं अल्फा के अलग अलग वैल्यू दे दूंगा, अब कर सकते हो इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट वाला। लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। suppose alpha for a conductor, suppose alpha मतलब temperature coefficient of resistance for a conductor is constant. Suppose alpha for a conductor is constant, alpha एकदम constant है। find the resistance of material, find the resistance of material at temperature T2, at temperature T2 if resistance at T1 is R1. Find resistance at temperature T2 if resistance at temperature T1 is R1. If resistance at temperature T1 is R1. चलो करो ट्राई। अब मैंने क्वेश्चन में बोला है देखो आपको अल्फा कांस्टेंट है और अल्फा को अल्फा ले लेना। अल्फा कितना है? अल्फा है। करो ट्राई।
रेजिस्टेंस टेम्परेचर T2 पे बताना है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर T1 पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा कांस्टेंट है। करो, बताओ क्या करेंगे। ऋत्विक का जवाब आया, ऋत्विक नहीं बेटा। आप ये समझने की कोशिश करो कि अल्फा कांस्टेंट क्यों दिया मैंने। नहीं निमित, अथर्व नहीं, देखो अल्फा की डेफिनेशन क्या थी उससे जाओ। अल्फा वाज डिफाइंड एज 1/r dr/dt, इससे जाओ। और मैंने कहा है कि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो सोचो, अल्फा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है निश्चित। देखो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं dr/r इज अल्फा dt, है ना। और दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं। रेजिस्टेंस R1 से R2 तक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 तक चेंज हो रहा है, तो यहां हो जाएगा ln R2/R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। तो यहां से हमें मिल जाएगा R2/R1 इक्वल टू e टू द पावर अल्फा T2 माइनस T1। तो R2 इक्वल टू मिल गया R1 इंटू e टू द पावर अल्फा T2 माइनस T1। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन आना चाहिए, अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए सभी बच्चे अच्छे से। हाँ, अब मेरे से पूछा जा रहा है ओरिजिनल फॉर्मूले में दिक्कत क्या है। बेटा ओरिजिनल फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला इसी का। देखो अल्फा प्रैक्टिकली वो छोटा होता है और डेल्टा टी भी हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ज्यादा करते नहीं है, तो अल्फा डेल्टा टी वो छोटा हो जाता है। देखो इफ अल्फा डेल्टा टी इज स्मॉल, अगर ये वो छोटा टर्म हो जाएगा तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। एक्चुअली e की पावर x की जो सीरीज होती है वो शायद पहले बताई थी मैंने आपको, नहीं भी बताई हो तो अब वापस बता देता हूँ, अब बता देता हूँ। ये होती है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर ये एक छोटा होता है, इफ x इज स्मॉल, तो इसमें जो x की हायर पावर है ना वो निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हायर पावर बहुत छोटी हो जाएगी, उन्हें निग्लेक्ट कर देते हो। तो e की पावर x इज नियरली इक्वल टू 1 + x, अगर x बहुत छोटा है। तो अगर ये टर्म बहुत छोटा है, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1 टाइम्स 1 + अल्फा डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? अगर अल्फा स्मॉल होगा तो आप ये लगा सकते हो, जब तक पता नहीं अल्फा छोटा है जब तक ये इक्वेशन लगा नहीं सकते। तो समझ में आया? सभी बच्चे देखिए अच्छे से। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्योंकि अल्फा छोटा होता है और डेल्टा टी भी बहुत ज्यादा नहीं करते, तो ये हम जो इक्वेशन लगाते थे ना ये वाली, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। अल्फा कांस्टेंट होता नहीं है, अल्फा कांस्टेंट होता तो ये इक्वेशन मिलती, बट अल्फा कांस्टेंट होता नहीं है। अल्फा कांस्टेंट अगर होगा तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, समझे। जितने हमारे प्रैक्टिकल मटेरियल्स का अल्फा होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है विद टेम्परेचर। इसलिए तो मैंने आपको जब इक्वेशन लिख के बताई थी तो मैंने ये इक्वेशन के साथ आपको बोला था, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्परेचर बदल दूंगा तो अल्फा बदलना पड़ेगा, याद है। मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं होता। आपको समझ में आ रही है क्या बात? चलो
तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करा अपन ने। बेसिक क्वेश्चन तो वही हो जाएगा यार, अपन सब वैल्यू रखो ये इक्वेशन के अंदर और सब कर लेना, ठीक है। चलो तो अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं अब, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो अपन आज रुकते हैं यहीं पे। आप लोग BB1 एंड BB2 पूरा कर लो। BB2 में इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ जो अभी मैंने नहीं कराए हैं BB2 करोगे तो हो जाएंगे आपके, ठीक है। सर हम अल्फा किस टेम्परेचर का लिखते हैं? देखो अल्फा नॉर्मली बहुत चेंज होता ही नहीं ना, इट इज नियरली कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल है बट स्टिल उसकी वैल्यू बहुत छोटी है और वो ज्यादा वेरी नहीं करती। तो उसका हम नॉर्मली जो अपने ऑपरेटिंग रेंज होती है टेम्परेचर की, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। किताबों में अगर किसी रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का अल्फा लिखा होता है तो अपन 0 डिग्री से 100 के बीच में जो अल्फा होता है वो लिख देते हैं। बट वैसे भी अल्फा बहुत ज्यादा वेरी करता नहीं, वैल्यू छोटी है और वेरिएशन भी छोटा होता है, तो अपन उसको कांस्टेंट जैसा ले सकते हैं। तो समझ में आ रही बात? चलो आई होप कि ये समझ में आया है कुछ। यस ठीक है। चलो अब मैं ऑलरेडी आपके 3-4 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ, तो मैं अब रुकता हूँ यहाँ पे। आपको BB1 BB2 ये पूरा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा। सॉल्यूशन में भेज चुका हूँ, दिक्कत आए सॉल्यूशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जो भी उसमें प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। हमने अभी बेसिक चीजें करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लीट करी है। BB1 BB2 के बाद फिर हम आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस के, सर्किट्स पे, इन सब चीजों पे आ जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन अब आगे आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। चलिए हाँ मैं तो ठीक हूँ, सब बढ़िया, तबीयत मेरी कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय।